चलिए हम आज जो है फ्लूइड एंड इनबैलेंस पे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड इंक्लूड द फॉलोइंग एक्सेप्ट, ठीक है। एक्स्ट्रा निम्न में से जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है उसको छोड़कर एक बताना है, ठीक है। तो ब्लड जो होता है, ब्लड हुआ, प्लाज्मा हुआ, लिम्फ हुआ, ये सब एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है, ठीक है। साइनोवियल फ्लूइड एंड पेरिकार्डियल फ्लूइड जो है ये भी एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है, एंड प्लूरल फ्लूइड भी एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है, ठीक है। फ्लूइड विद इन द सेल के अंदर जो होता है इंट्रासेलुलर फ्लूइड होता है, एंड CSF एंड फ्लूइड इन द इंटरस्टिशियल फ्लूइड ये होता है, ठीक है। ये भी क्या होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है। तो हम जानते हैं कि जो फ्लूइड मान लीजिए इस सेल के अंदर, ठीक है, जो फ्लूइड सेल के अंदर होता है, जो फ्लूइड जो होता है सेल के अंदर होता है, जो फ्लूइड जो होता है सेल के अंदर होता है वह होता है इंट्रासेलुलर फ्लूइड होता है, ठीक है। और जो फ्लूइड बाहर होता है, वो होता है एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड होता है, ठीक है। तो ब्लड हुआ, इस सेल के मतलब कि ब्लड देखिए ब्लड वेसल्स में फ्लो करते हैं, ठीक है। और जो सेल्स के स्पेस के बीच में फ्लो करते हैं, तो ये सब जो है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड हो गया, ठीक है। साइनोवियल फ्लूइड हो गया, पेरिकार्डियल फ्लूइड हो गया, ठीक है, एंड प्लूरल फ्लूइड हो गया। ये सब क्या है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है। तो जो सेल के अंदर है वही इंट्रासेलुलर फ्लूइड होता है। तो चलिए हम थोड़ा सा इसकी थ्योरी पढ़ लेते हैं। ए हेल्दी एडल्ट पर्सन कंटेन 60% ऑफ द वाटर, मतलब 60% वाटर कंटेन करता है। एक हेल्दी एडल्ट पर्सन जो होता है 60% वाटर को कंटेन करता है, ठीक है, समझ में। और जो होता है ओल्डर एडल्ट जो होता है, जो थोड़ा सा ज़्यादा एज का होता है, वह 50 उससे कम ही 55% वाटर कंटेन करेगा। और जो इन्फेंट जो होता है वो सबसे कम करता है, ठीक है। इन्फेंट जो होता है वो सबसे कम करता है, ठीक है। इन्फेंट में जो सबसे कम करेगा, और ठीक है। तो इसमें से 60% में से जो होता है टोटल 60% का जो हाँ इंट्रासेलुलर फ्लूइड होता है, इंट्रासेलुलर फ्लूइड जो होता है वह होता है 60%। वह होता है कितना, 60% होता है, ठीक है। वह होता है 60%, सॉरी 66% होता है। और हमारे मतलब कि जो बचा 33% जो होता है, 33% जो होता है वह एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है, ठीक है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है। तो मतलब कि अगर बात करूँ तो रेशियो जो होता है इंट्रा सेलुलर फ्लूइड रेशियो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, ठीक है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का रेशियो जो होता है तो 2:1 होगा, ठीक है। तो ये होता है हमारा मतलब कि इंट्रासेलुलर फ्लूइड का रेशियो एंड एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड का रेशियो। नेक्स्ट है परसेंटेज ऑफ द वाटर इन द एवरेज एडल्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी। अभी मैंने बताया 60% होता है टोटल बॉडी वेट का, 60% वाटर होता है, ठीक है, 60% वाटर होता है। देखिए नेक्स्ट है इन ए हेल्दी 70 kg एडल्ट मेल द इंट्रासेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम इन लीटर इज, जो होता है देखिए बोल रहा है कि 70 kg का पर्सन है जिसमें से इंट्रासेलुलर फ्लूइड कितना होता है। अभी मैंने बताया इंट्रासेलुलर फ्लूइड जब निकालना है तो 70 kg है, जैसे 70 kg है, व्यक्ति 70 kg का है, तो उस जो वाटर होगा, ठीक है, वाटर जो होता है उसमें 60% होता है, ठीक है, 60% वाटर होता है, समझ में आ गया। 60% वाटर होता है, और 60% में से जो होता है मैंने रेशियो निकाला 2:1 का, ठीक है। तो जो 2:1 है तो इंट्रासेलुलर फ्लूइड जो होता है उसका दुगुना होगा। तो अगर हम बात करें तो 60%, 70 का 60% निकालना चाह रहे हैं, तो 70 का 60% हम निकाल के बता दे रहे हैं, ध्यान देना। हाँ 70 × 6, ठीक है,
आ जाएगा 42, और 42 का 2:1 के रेशियो में डिवाइड कर देते हैं। 2:1 के रेशियो में डिवाइड करेंगे तो जो इंट्रासेलुलर फ्लूइड होगा, ठीक है, आ जाएगा 28%, और जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होगा, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वो होगा 14, ठीक है। नेक्स्ट होता है इन ए हेल्दी मैन हु हैव वेट 70 kg, द टोटल बॉडी वेट इज अप्रॉक्सीमेटली, तो 70 का 60% निकाल लेंगे, 42 आएगा, ठीक है। 7 × 6 कर देंगे, 42 लीटर आ जाएगा। विच अमंग द फॉलोइंग टाइप ऑफ द पीपल्स हैव हाईएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ द वाटर इन द बॉडी, तो ये बोल रहा है कि सबसे हाईएस्ट कंसंट्रेशन किस पर्सन में ज़्यादा होगा, फैट मैन में होगा, लीन मैन में होगा, फैट वोमन में होगा, लीन वोमन में होगा। तो भाई एक एडल्ट होता है, जो नॉर्मल एडल्ट होता है, उसमें वाटर का जो वाटर होता है वो होता है टोटल 60%, ठीक है, वो टोटल होता है 60%। तो जैसे ही जितना व्यक्ति मतलब वाटर का कंसंट्रेशन जो होता है, जितना व्यक्ति फैटी होगा, ठीक है, उतना ही कम होगा, जितना व्यक्ति फैटी होगा, जितना व्यक्ति फैटी होगा उतना ही कम होगा। तो इसमें सबसे ज़्यादा वाटर का कंसंट्रेशन अगर बात करूँ तो लीन मैन में होगा, लीन मैन में होगा, ठीक है। तो अगर बात करूँ लीन ओमेन में, तो जो लीन ओमेन है, तो जो ओमेन होते हैं उसमें फैट की मात्रा ज़्यादा होती है, ठीक है, फैट का मात्रा ज़्यादा होगा, ठीक है, फैट का मात्रा ज़्यादा होता है लीन मैन की तुलना में, लीन वोमेन में फैट ज़्यादा होता है, तो वाटर का जो होल्डिंग होगा वो कम होगा, ठीक है, तो इसलिए लीन मैन में लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, द क्लाइंट मोस्ट एट रिस्क फॉर फ्लूइड वॉल्यूम डेफिशिएट, ठीक है, तो द क्लाइंट मोस्ट एट रिस्क फॉर फ्लूइड वॉल्यूम डेफिशिएट, ठीक है, तो सबसे ज़्यादा इसमें से बोल रहा है कि इन चारों ऑप्शन में से अगर एल्डरली पर्सन है, यंग एडल्ट है, अगर चाइल्ड है, अगर इन्फेंट है, तो सबसे ज़्यादा फ्लूइड वॉल्यूम की डिफिशियंसी का रिस्क किस में ज़्यादा होगा। तो भाई इन्फेंट में ज़्यादा होगा, क्योंकि इन्फेंट में 80% ज़रूरत पड़ती है, 80% वाटर की ज़रूरत पड़ती है, और जो यंग एडल्ट होता है उसमें 60% की वाटर की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, और जो चाइल्ड होता है तो उसमें लगभग मैं बता दे रहा हूँ 70% की वाटर की ज़रूरत पड़ती है, और एल्डरली पर्सन जो होता है उसमें भी लगभग 60 to 65% पड़ेगा। तो सबसे ज़्यादा इन्फेंट में होता है, ठीक है, इन्फेंट में ज़्यादा रिस्क है, क्योंकि ऑक्सीजन की फ्लूइड की डिफिशियंसी इसी में ज़्यादा है, क्योंकि 80% वाटर ज़्यादा होता है, ठीक है, मतलब कि इसके टोटल बॉडी वेट का 80% होता है, ठीक है। तो थोड़ा सा अब आगे पढ़ते हैं, ठीक है, अगर हम पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ देते हैं थ्योरी। इन्फेंट आर मोर प्रोन टू फ्लूइड वॉल्यूम डेफिशिएंट बिकॉज वाटर कंजर्विंग ऑर्गन किडनी आर इमेच्योर एंड मोर ऑफ देयर बॉडी वाटर इज एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड। तो यही बोल रहा है कि जो इन्फेंट होता है उसमें फ्लूइड वॉल्यूम की डेफिशिएंसी इसलिए ज़्यादा होने का चांस है क्योंकि जो किडनी होता है, ठीक है, वाटर का कंजर्वेशन जो होता है वो प्रॉपर नहीं कर पाता, ठीक है, क्योंकि किडनी जो होती है इमेच्योर होती है, ठीक है, ठीक है, और ज़्यादातर जो वाटर होता है वो एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड होता है, ठीक है। देयर इज आल्सो इंक्रीज ससेसिबिलिटी टू फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस इन ओल्ड एज ड्यू टू द सम फिजिकल चेंजेस लाइक डिक्रीज रीनल फंक्शन, लॉस ऑफ द सबक्यूटेनियस फैट एंड थिनिंग ऑफ द स्किन एंड इम्पेयरमेंट इनटू द थ्रस्ट मैकेनिज्म, ठीक है। तो इसमें एक ससेसिबिलिटी और बढ़ती है, अगर फ्लूइड का इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस ओल्ड में ज़्यादा होने का चांस रहता है ड्यू टू द सम फिजियोलॉजिकल चेंजेस का, जैसे डिक्रीज रीनल फंक्शन, जैसे ओल्ड एज वाले होते हैं उनमें किडनी काम करना थोड़ा सा कम कर देती है, ओल्ड एज वाले का जो फैट होता है वो लॉस ज़्यादा होता है, ठीक है, एंड थिनिंग ऑफ द स्किन, और स्किन पतली हो जाती है, तो इसलिए वाटर की होल्डिंग उसमें बहुत कम होती है, ठीक है, लॉस ऑफ द एंड इम्पेयरमेंट इनटू द थ्रस्ट मैकेनिज्म,
और जो जो प्यास है उसके मैकेनिज्म में, ठीक है, उनको प्यास भी बहुत कम लगती है, ठीक है, इम्पेयरमेंट होता है। तो इन्फेंट एंड ओल्डर एडल्ट शुड मॉनिटर क्लोजली फॉर फ्लूइड इनबैलेंस, ठीक है। तो इन्फेंट जो होता है उसमें ज़्यादा ही होता है, डेफिशिएंसी रिस्क होता है। नेक्स्ट है द मेंटेनेंस ऑफ द फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस इन मोर क्रिटिकल इन चिल्ड्रेन देन इन एडल्ट बिकॉज जो बच्चा होता है, जो इन्फेंट होता है, ठीक है, या चिल्ड्रेन जो होता है, मतलब कि एडल्ट की तुलना में उसका रीनल फंक्शन वो प्रॉपर मेच्योर नहीं होता है, ठीक है, 4 वर्ष तक प्रॉपर मतलब रीनल फंक्शन मेच्योर नहीं होता है। तो इसी के लिए एडल्ट की तुलना में जो फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट्स की बैलेंस की ज़्यादा ज़रूरत होती है, किसमें, जो चिल्ड्रेन होता है या इन्फेंट होता है, ठीक है। The elderly individuals is at the greater risk for dehydration than the middle age adult। हाँ, तो मिडिल एज जो मतलब कि जो एल्डरली पर्सन होते हैं वह उसमें डिहाइड्रेशन का चांस ज़्यादा होता है मिडिल एज की तुलना में, ठीक है, क्योंकि उसमें वाटर जो होते हैं कंपनसेटरी मैकेनिज्म वर्क लेस एफिशिएंट, उनके मतलब कि जो मैकेनिज्म होते हैं उनका वर्क थोड़ा सा मतलब कि लेस इनसफिशिएंट होते हैं, मतलब प्रॉपर करने उनके मैकेनिज्म सही से नहीं करते जो एल्डरली वाले होते हैं। और मिडिल एज वालों का जो मतलब कि वर्क मैकेनिज्म होता है वो प्रॉपर होता है, ठीक है। एंड एक्सेसिव वोमिटिंग एंड ह्यूमरेज लीड टू एक्सेसिव वोमिटिंग एंड हीमरेज, ठीक है, लीड टू, अगर बहुत ज़्यादा वोमिटिंग हो रहा है तो बहुत ज़्यादा अगर मतलब हीमरेज हो रहा है तो हाइपोवोलेमिया हो जाएगा, हाइपोवोलेमिया, ठीक है, ये वाला आंसर रहेगा। हाइपोवोलेमिया मीन्स ए एबनॉर्मल डिक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ द सर्कुलेटिंग ब्लड और एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड, ठीक है। तो मतलब कि एक्स्ट्रासेलुलर अगर मतलब वोमिटिंग हो रही है, उल्टी हो रही है या डिहाइड्रेशन हो रहा है तो इसका मतलब हमारा एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड में कमी हो रहा है, ठीक है। तो हमारा ब्लड वॉल्यूम जो होता है वो कम होगा, क्योंकि ब्लड भी एक एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड है, लिम्फ है एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड है, ठीक है। इट मे बी काज्ड बाय द वोमिटिंग, डायरिया या बर्न, एक्सेसिव यूज ऑफ द डायूरेटिक एंड ह्यूमरेज। ध्यान देना, इन केस ऑफ अगर बात करूं तो हाँ, जैसे बर्न का केस हो गया, ठीक है, डायरिया केस हो गया, वोमिटिंग केस हो गया, तो एक्सेसिव यूज ऑफ द डायूरेटिक्स एंड ह्यूमरेज, इसमें ब्लडिंग लॉस होने का चांस है। और ह्यूमरेज की तुलना में भाई ये सब में ज़्यादा ही थोड़ा डिहाइड्रेशन होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सिम्टम ऑफ सीवियर डिहाइड्रेशन इन एन एडल्ट इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। डिक्रीज थ्रस्ट, एक्सेप्ट इसी को थोड़ा है, क्योंकि भाई सिम्टम ऑफ द सीवियर डिहाइड्रेशन है तो केवल प्यास नहीं लगेगा, ठीक है, चक्कर खा के गिर जाएंगे, ठीक है, सिर्फ प्यास भर थोड़ा को लगे, सीवियर डिहाइड्रेशन है। इन डिहाइड्रेशन वाटर इज प्राइमरी लॉस कॉज ऑफ द इंक्रीज लेवल ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट्स या हाइपरटोनिसिटी। तो चलिए देखिए, इसमें यही बोल रहा है कि मतलब कि एक एडल्ट में सीवियर डिहाइड्रेशन के सिम्टम में एक के अलावा सभी हो सकते हैं, ठीक है। तो डिक्रीज थ्रस्ट के अलावा सभी हो जाएंगे, ठीक है। डिजीनेस, वीकनेस एंड पल्पिटेशन ये सब होगा अगर सीवियर डिहाइड्रेशन होगा। क्यों? क्योंकि डिहाइड्रेशन में प्राइमरी लॉस जो होता है वाटर को होता है और इलेक्ट्रोलाइट्स का लॉस होता है, जिसके कारण, ठीक है, हाइपरटोनिसिटी, ठीक है, हाइपरटोनिसिटी बढ़ जाती है और या मतलब कि इलेक्ट्रोलाइट्स का लेवल बढ़ जाता है, ठीक है। जैसे मतलब कि अगर जैसे वाटर का अगर लॉस हुआ तो इलेक्ट्रोलाइट्स का लेवल बढ़ जाएगा एंड हाइपरटोनिसिटी बढ़ जाता है, ठीक है। इन डिहाइड्रेशन में डिहाइड्रेशन हाइपोवॉल्यूमिक कर दे, करेक्टराइज बाय द थ्रस्ट, ठीक है, इसको थ्रस्ट से करेक्टराइज करते हैं, भाई प्यास लगेगा। आर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन
मतलब कि जैसे कि आर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन, मतलब कि अगर बैठा है व्यक्ति तो अगर अचानक सीट होगा तो उसमें बीपी की कमी आ जाएगी, टैकीकार्डिया, रैपिड थ्रेडी, ठीक है, रैपिड थ्रेडी एंड ओलिगोयूरिया, वीकनेस, डिजीनेस, हाइपरनेचुरिया, हाइपर स्मोल हाँ अस्मोलिटी एंड कोटेड टंग, संकेन स्किन, आंखें धसी रहेगी, वेट लॉस रहेगा और डिक्रीज स्किन टर्गर, ये सब देखने को मिलेगा, ठीक है। इन सीवियर अगर इन सीवियर डिहाइड्रेशन में क्या होता है, ठीक है, सेलुलर डिसरप्शन, सेल का डिसरप्शन हो जाएगा, डिसओरिएंटेशन, जैसे डेलीरियम जैसा हमें देखने को मिलेगा, फेंटिंग, बेहोशी भी आ सकती है, ठीक है, हाइपरथर्मिया की कंडीशन में आ जाएगी, ठीक है। और क्या कंडीशन आ जाएगा, मेडिकेशन टॉक्सिसिटी, और मतलब कि जो मेडिसिन होता है सीवियर डिहाइड्रेशन में इसकी टॉक्सिसिटी भी हो सकती है, रीनल फेलियर भी हो सकती है और मे भी डेथ भी हो सकता है, ठीक है। स्किन टेस्ट इज यूज्ड टू एसेस, स्किन टेस्ट इज यूज टू एसेस, तो स्किन टेस्ट का यूज किसको एसेस करने के लिए किया जाता है, तो हाँ स्किन टारगेट टेस्ट जो होता है हाइड्रेशन स्टेटस को पता लगाता है, ठीक है। स्किन टारगेट टेस्ट हाइड्रेशन स्टेटस, व्यक्ति कितना हाइड्रेटेड है कितना नहीं हाइड्रेटेड है इसको बताता है, ठीक है। स्किन टारगेट टेस्ट। क्लासिकल सिम्टम ऑफ द डिहाइड्रेशन इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट, तो क्लासिकल सिम्टम ऑफ द डिहाइड्रेशन के अलावा, मतलब डिहाइड्रेशन का जो क्लासिकल सिम्टम है उसके अलावा किसी एक को छोड़कर, ठीक है। तो इसमें जो होता है देखिए, अगर डिहाइड्रेशन होता है तो पासिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ द यूरिन, ये तो डिहाइड्रेशन का सिम्टम है, ठीक है। और डार्क कलर यूरिन भी होता है, ठीक है। एंड थर्स्ट, प्यास भी लगेगा, लेकिन डिजीनेस फ्रिक्वेंटली, बार बार चक्कर नहीं आएगा, ठीक है, इसी को छोड़कर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट साइन ऑफ द डिहाइड्रेशन, फर्स्ट साइन ऑफ द डिहाइड्रेशन का, हाँ थर्स्ट एंड डार्क कलर यूरिन होगा, ठीक है, ये फर्स्ट साइन होता है, समझ में आ गया डिहाइड्रेशन का। नेक्स्ट बात करें तो ऑल द फॉलोइंग आर फीचर ऑफ द सीवियर डिहाइड्रेशन एक्सेप्ट, सीवियर डिहाइड्रेशन का मतलब कि इन सभी में से सीवियर डिहाइड्रेशन सभी है, केवल एक को छोड़कर, ठीक है, एक को छोड़कर सभी डिहाइड्रेशन है। तो बात करें इसके ऑप्शन की, तो डिले कैपिलरी रिफिल, तो ये तो भाई सीवियर डिहाइड्रेशन का है। संकेन फोंटेनेल, जो बच्चे में फोंटेनेल होते हैं वो धस जाएं, और ड्राई ओरल म्यूकोसा भी सीवियर डिहाइड्रेशन का है। अल्टर्ड मेंटल स्टेटस, ठीक है, ये जो अल्टर्ड मतलब कि मेंटल स्टेटस है इसी को छोड़कर, ठीक है, मेंटल स्टेटस पे कोई उतना ज़्यादा प्रभाव नहीं होगा, ठीक है। बाकी सब तो सीवियर डिहाइड्रेशन के लक्षण हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए साइन ऑफ डिहाइड्रेशन, निम्नलिखित में से कौन सा जो लक्षण नहीं है डिहाइड्रेशन का, तो भाई ड्राई स्किन तो है, ड्राई स्किन है, समझ में आ गया। एंड इंक्रीज स्किन टर्गर, नहीं, स्किन टर्गर जो होता है कैसे बढ़ जाएगा, डिक्रीज होगा, स्किन टर्गर डिक्रीज होगा, ठीक है। हाइपोटेंशन, ये सही है, डिहाइड्रेशन में हाइपोटेंशन होता है। डिक्रीज यूरिन आउटपुट, ये भी सही है, तो बी ही रहेगा इसका आंसर, मतलब इंक्रीज स्किन टर्गर। देखिए डिहाइड्रेशन में जो स्किन टर्गर होता है वह घटता है, ठीक है, वह घटता है न कि बढ़ता है। विच ऑफ द नेक्स्ट है, which among the following sign symptom will be present in a patient with hypovolemia, इसका कहने का मतलब यह है कि निम्नलिखित में से कौन से साइन सिम्टम जो हाइपोवोलेमिया के पेशेंट में हो सकते हैं, ठीक है। तो इसमें जो होता है हाइपरटेंशन तो भाई नहीं होगा, बिल्कुल हाइपोटेंशन होगा। एंड
बाउंडिंग पल्स बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। बाउंडिंग पल्स जब थोड़ी सी ब्लॉकेज होती है तब होता है उस समय। यूरिन आउटपुट 30 ml पर आवर, ये तो सही भाई, 30 ml प्रत्येक आवर में हो सकता है, ठीक है। लेकिन इंक्रीज हार्ट रेट हाइपोवोलेमिया, यही मेन सिम्टम है, ठीक है। क्योंकि भाई जब हाइपोवोलेमिया होती है तो हार्ट जो होता है टिश्यू को ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ जाती है, जिसके कारण हार्ट बीट और बढ़ जाता है, क्योंकि उसकी डिमांड पूरा करने के लिए जो हार्ट बीट करता है वो बढ़ जाता है। और पल्स जो होते हैं, ठीक है, पल्स जो होते हैं वो घट जाते हैं, ठीक है। और जो बीपी जो होता है वो भी घट जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन द क्लाइंट विल हैव फ्लश्ड ड्राई स्किन, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी कंडीशन में क्लाइंट में फ्लश ड्राई स्किन होगी? तो फ्लश ड्राई स्किन एडिमा में बिल्कुल नहीं होगा, मतलब कि शॉक में भी नहीं होगा। डिहाइड्रेशन होगा, जो स्किन सिकुड़ जाती है, जिसको फ्लश ड्राई स्किन बोलते हैं। स्किन ऐसा लगेगा कि सिकुड़ गया है, ठीक है, सूखा लग रहा है, ठीक है, तो डिहाइड्रेशन होगा। और हाइपर बायोलूमिया तो बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट है, अगर बात थोड़ा सा इसकी थ्योरी पढ़ देते हैं। हाइपर ऑस्मोलर डिहाइड्रेशन कंट्राई बाय द ड्राई एंड स्टिकी म्यूकस मेम्ब्रेन, फ्लश्ड एंड ड्राई स्किन, हाइपरथर्मिया, इरिटेबिलिटी, कन्वल्सन एंड कोमा। जिसका मतलब होता है कि इसका कहने का मतलब है कि जो हाइपर ऑस्मोलर डिहाइड्रेशन ड्राई व स्टिकी म्यूकस मेम्ब्रेन, ठीक है, एंड फ्लश्ड व ड्राई स्किन, हाइपरथर्मिया, इरिटेबिलिटी, कन्वल्सन और कोमा जैसे लक्षणों में ही देखने को मिलते हैं, ठीक है। ये सब। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग असेसमेंट फाइंडिंग इज टिपिकल ऑफ द एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड लॉस? इसमें कह रहा है कि कौन सा निम्न चारों ऑप्शन में से कौन सा जो एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड के लॉस को एसेस करेगा। तो भाई डिस्टेंटेड जुगुलर वेन ये नहीं होगा, लॉस बोल रहा है तो डिस्टेंटेड तो नहीं होगा। एलिवेटेड हेमाटोक्राइट लेवल, ये भी नहीं होगा, लॉस हो रहा है। रैपिड 3D पल्स जो होता है इसमें ये होगा। रैपिड 3D पल्स, जो पल्स होगा वो बहुत तेज़ी के साथ चलेगा, ठीक है, क्योंकि हार्ट बीट ऑलरेडी बढ़ जाएगा, एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड का लॉस हो रहा है। इंक्रीज सीरम सोडियम लेवल, ठीक है, ये भी नहीं होगा। तो रैपिड 3D पल्स होगा अगर एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड लॉस हो रहा है, ठीक है। although hypernatremia and elevated hematocrit also occur, but it is a laboratory finding, not assessment finding, ठीक है। तो भैया इसमें ये बोल रहा है कि जो इसका थ्योरी है, हाइपरनेट्रीमिया एंड बढ़ा हुआ हेमाटोक्रिट जो होता है ये लेबोरेटरी के फाइंडिंग है, मतलब लैब से पता कर सकते हैं, असेसमेंट से पता नहीं कर सकते हैं। इसका कहने का मतलब ये है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग द फ्लूइड वॉल्यूम डेफिशिएट? तो फ्लूइड वॉल्यूम डेफिशिएट मतलब फ्लूइड वॉल्यूम की कमी को, अगर फ्लूइड वॉल्यूम की कमी है तो इसमें से कौन सा सत्य है, कौन सा मतलब कौन सा गलत है, इसका कहने का मतलब यही है कि नॉट ट्रू, ठीक है। एक्यूट लॉस ऑफ द 0.5 kg ऑफ द बॉडी वेट रिप्रेजेंट 5 ml ऑफ द फ्लूइड लॉस। तो आधा kg अगर लॉस हो रहा है तो 50 ml फ्लूइड लॉस होगा, बिल्कुल सही है। पार्ट्रूशन ए पोस्चरल हाइपोटेंशन ऑफ द 50 mmHg इंडिकेट फ्लूइड वॉल्यूम डेफिशिएट, मतलब कह रहा है कि 15 पोस्चरल हाइपोटेंशन में 15 mmHg मतलब कि बीपी का घट रहा है, तो यह फ्लूइड वॉल्यूम डेफिशिएट को इंडिकेट करता है। ये भी सही है भाई, मतलब कि जैसे पोस्चरल में
जैसे कि आर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन होता है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, व्यक्ति बैठा रहता है, अचानक खड़ा होता है तो उसका बीपी 15 mmHg तक घट जाता है, ठीक है। तो फ्लूइड वॉल्यूम लॉस का भी ये भी लक्षण है, ठीक है। एलिवेटेड ऑफ द टंग टर्गर इज मोर वैलिड देन स्किन टर्गर। नहीं भाई, टंग टर्गर बिल्कुल गलत है, इसमें ज़्यादा हो जाएगी स्किन की तुलना में, तब तो व्यक्ति मर ही जाएगा, ठीक है। स्किन टर्गर होगा लेकिन टंग इतना ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है। स्किन टर्गर टंग के टर्गर से ज़्यादा होगा, ठीक है। यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी इज 1.001, ये बिल्कुल सही है। तो इसमें यही बता रहा है कि जो मतलब कि अगर किसी भी व्यक्ति में डिहाइड्रेशन या फ्लूइड लॉस हो रहा है या फ्लूइड की कमी हो रहा है, तो अगर जैसे उसके अगर उसका फ्लूइड लॉस होगा, जितना फ्लूइड लॉस होगा उसका वेट भी उतना ही कम होगा, इन एक है। दूसरा, फ्लूइड वॉल्यूम की कमी और क्या बताएगा, मान लीजिए पोस्चरल हाइपोटेंशन जो होता है, बीपी घट रही है, तो फ्लूइड वॉल्यूम का कम होना बीपी का भी कम होने को बताता है, और स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होता है वो सेम है। और बट टारगर जो होता है, जीभ का टारगर जो होता है, कभी स्किन के टारगर से ज़्यादा नहीं हो सकती, ठीक है। Elevated of the tongue target is not possible to the valid and BP drop by 20 mmHg more in the postural। ये 20 से ज़्यादा नहीं होगा भाई, 20 से कम ही होगा। नेक्स्ट है नेक्स्ट बोल रहा है कि द नर्स इज कैरिड फॉर ए पेशेंट विथ एक्यूट किडनी इन इंजरी, which of the following action should the nurse take to obtain the most accurate assessment of the fluid balance for the patient। इसका कहने का मतलब है कि एक नर्स एक एक्यूट किडनी इंजरी वाले पेशेंट की केयर कर रही है, ठीक है। नर्स को निम्नलिखित में से कौन सी एक्शन को पेशेंट के फ्लूइड बैलेंस को मोस्ट एक्यूरेटली एसेस करने के लिए लेनी चाहिए, ठीक है। तो इसमें डॉक्यूमेंट वाइडिंग पैटर्न, चलिए नेक्स्ट है ऑब्टेन डेली वेट। हाँ बिल्कुल भाई, डेली वेट करेंगे तो हमें फ्लूइड वॉल्यूम का असेसमेंट पता चल जाएगा, ठीक है। तो डेली वेट करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि फ्लूइड का इनटेक आउटपुट ही हमें बताता है कि कितना फ्लूइड बैलेंस है कि नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्लूइड वॉल्यूम इज बेस्ट मॉनिटर्ड बाय। तो फ्लूइड वॉल्यूम को सबसे अच्छे तरीके से कैसे मॉनिटर किया जाए, किस मेथड से मॉनिटर किया जा सकता है, ठीक है। डेली वेट चलिए ये भी हो सकता है, अभी बेस्ट मेथड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। फ्लूइड बैलेंस के लिए कि फ्लूइड बैलेंस है स्किन टर्गर, ठीक है, कैपिलरी रिफिल, ये भी चलिए। लेकिन इनटेक एंड आउटपुट है तो चारों, लेकिन फ्लूइड बैलेंस को मॉनिटर करने के लिए चारों है, लेकिन सबसे ज़्यादा इनटेक आउटपुट ही होगा, ठीक है। कितना मतलब कि फ्लूइड का इनटेक किया, कितना आउटपुट हुआ, इससे हमें पता चल जाता है कि हमारे बॉडी का फ्लूइड बैलेंस है कि नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है एबनॉर्मल एक्यूमुलेशन ऑफ द फ्लूइड इज नोन एज। एबनॉर्मल एक्यूमुलेशन ऑफ द फ्लूइड इज नोन एज, ध्यान दीजिए, अगर कोई फ्लूइड एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड जो होता है अगर एक्यूमुलेट हो रहा है, ठीक है, मान लीजिए कोई भी फ्लूइड एक्यूमुलेट हो रहा है एबनॉर्मल तरीके से, तो एडिमा होता है। क्यों? क्योंकि जो इंट्रासेलुलर जो मतलब कि जो इंट्रासेलुलर स्पेस होता है, इंटरसेलुलर स्पेस होता है, उसमें एक्सेसिव अमाउंट में जो टिश्यू या सेल से फ्लूइड इंजरी के दौरान निकलते हैं वो आके स्पेस में आ जाते हैं, जिसको एडिमा बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है सीवियर जनरलाइज एडिमा इज नोन एज एनासार्का, जिसको बोलते हैं, ठीक है। अगर बहुत सीवियर एडिमा है तो उसको बोलते हैं एनासार्का, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, एनासार्का। सीवियर जनरलाइज एडिमा को ही एनासार्का बोलते हैं, ठीक। नेक्स्ट जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है which pressure is applied to a swollen area, the indentation
इंडेंटेशन परसिस्ट आफ्टर द रिलीज ऑफ द प्रेशर इज कॉल्ड। इसमें ये बोल रहा है कि एक स्वेलन एरिया पर प्रेशर लगाने के बाद, प्रेशर रिलीज करने के बाद भी मतलब कि इंडेंटेशन बना रह जाता है, मतलब दांतेदार निशान बना रह जाता है, तो उसको क्या कहते हैं? ठीक है, उसको बोलते हैं पिटिंग एडिमा। पिटिंग एडिमा। मान लीजिए लंबे समय से मतलब कि स्वेलन एरिया पे अगर हम प्रेशर लगा रहे हैं तो एक मतलब कि एक दबाव जैसा इस चिन्ह बन जाता है, ठीक है, उसी को बोलते हैं पिटिंग एडिमा बोलते हैं, ठीक है। तो व्हेन प्रेशर इज अप्लाइड टू ए स्वेलिंग एरिया, जो मतलब जहाँ पे स्वेलिंग है, जहाँ पे एडिमा है, तो वहाँ पे अगर हम दबा कर रखते हैं तो वहाँ पे एक मतलब कि परसिस्टेंट, मतलब कि कुछ लंबे समय तक एक प्रेशर, मतलब कि एक दबा हुआ क्षेत्र दिखता है, ठीक है, उसी को बोलते हैं पिटिंग एडिमा, ठीक है। चलिए आज इतना ही बहुत है, अब नेक्स्ट टाइम बढ़ेंगे आगे इसके। थैंक यू।